उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ ये कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ से लोग पलायन करके बड़े बड़े शहरों में कमाने के लिए जाते हैं। दोस्त एक ऐसे ही छोटे से गांव के रहने वाले संतोष, जो कि अपने पूरे फैमिली के साथ गांव में रहते थे। गांव में इनको कोई काम नहीं मिल रहा था। ये अपने जीजा को कॉल करते हैं, बोलते हैं कहीं अगर नौकरी हो तो हमको ज़रूर बताइएगा। अच्छा, जो इनके जीजा होते हैं वो एक गत्ते कंपनी में नोएडा में काम करते हैं। तो फिर ये संतोष को भी अपने यहाँ नौकरी के लिए बुला लेते हैं। दोस्त तो वहाँ पे संतोष जाते हैं, इनके साथ दो दोस्त और जाते हैं जिनका नाम रितेश और मनोज बताया जाता है। दोस्त इन दोनों दोस्तों का भी नाम याद रखिएगा क्योंकि इनका भी बहुत अहम भूमिका है इस कहानी में। और जो ये कहानी है ना, बिल्कुल 101% सच है। नोएडा के सूरजपुर में इन लोग को नौकरी मिल जाता है और इनकी नौकरी एक ऐसे कंपनी मिलती है जहाँ पे कार्टून बॉक्स बनता है, जिसमें बड़े बड़े फ्रिज, कूलर ये सब पैक होकर आता रहता है। तो इस कंपनी में इनको नौकरी मिल जाता है और ये लोग बहुत हंसी खुशी से वहाँ पे नौकरी करना शुरू कर देते हैं। लगभग उस नौकरी के 1 महीना ही हुआ होगा, तब तक इन लोग के साथ कुछ ऐसा होता है जो कि ये लोग अपने मन में सोचे भी नहीं थे। वैसे तो इन लोग का संडे को छुट्टी होता था, लेकिन एक दिन इन तीनों लोगों का ड्यूटी रात को लग जाता है। ये लोग घर पे आराम से ड्यूटी पूरी करने के बाद घर पे जाके खाना पीना खा के लेट रहे थे। तभी इनको कंपनी से फ़ोन आ जाता है और कंपनी से फ़ोन आने के बाद इनको बोला जाता है कि तुम तीनों लोग कंपनी आ जाओ, आप लोग की गाड़ी लोड होने वाली है। और ये तीनों लोग अपना बाइक उठाते हैं और कंपनी के लिए निकल जाते हैं। लेकिन ये कंपनी संडे के दिन पूरा दिन और रात बंद रहती थी, लेकिन केवल लोडिंग पॉइंट रात को और दिन को दोनों टाइम चालू होता था। तो अच्छा, ये तीनों लोग कंपनी में जाते हैं, लेकिन लगभग 11 से 12 बजे संतोष बोलते हैं कि मेरे को थोड़ा बाथरूम का आशंका हो रहा है और मैं जा रहा हूँ बाथरूम करने। अब जरा उस कंपनी का लेआउट समझ लीजिए। जैसे कंपनी है सीधा, और इसके पीछे साइड में एक बॉयलर है और उसके पीछे जितना भी कबाड़ होता था कंपनी का निकला हुआ, उसको कट करके बंडल बांध के उसको बेचा जाता था, रिसाइकल के लिए भेजा जाता था। और उसी के जस्ट बगल में बाथरूम था। अभी रात के 11 बजे वो बाथरूम के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद ये बाथरूम कर लेते हैं। फिर ये आधा घंटा 1 घंटा के बाद कॉल करते हैं। जो इनका दोस्त था रितेश, वो फ़ोन उठाता है और उसमें से वो हड़बड़ा कर बोलते हैं कि यार ये दरवाज़ा खुल नहीं रहा है, तुम लोग जल्दी से यहाँ आ जाओ। लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। पूरी कंपनी में सन्नाटा थी, पूरा लाइट बंद था, केवल लोडिंग पॉइंट का लाइट ही चालू था। अच्छा, फिर रितेश वहाँ से भाग के जैसे जाते हैं तो देखते हैं कि वो जो बाथरूम का दरवाज़ा था उसमें कुंडी बाहर से था ही नहीं। और जैसे वहाँ पे पहुँचते हैं ना, उनका गेट खुल जाता है अचानक से। अब यहाँ पे रितेश का सोच के तो पूरा हालत ख़राब हो जाता है और संतोष पूरा पसीना पसीना हो गया था। वो डर के मारे हाँफते हुए वहां से बाहर निकल के भागता है जोर से, और वो लोडिंग पॉइंट के पास आके खड़ा होता है और जोर जोर से रोने लगता है। तो उससे पूछा जाता है कि क्या हुआ तुम्हारे साथ। तो बोला कि मैं बाथरूम करने के लिए गया, मैं बाथरूम हुआ, मैं फ्रेश हुआ वहाँ पे, और फ्रेश होने के बाद जैसे मैं बाहर के लिए दरवाज़ा खोल रहा था, दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जोर से बाहर से खींच रहा हो या फिर किसी ने वो कुंडी बंद कर दिया हो। अब ये सुनने के बाद सबका तो हालत खराब हो जाता है दोस्त। लेकिन वो जो लोडिंग पॉइंट पे जो डिस्पैच वाले थे वो पहले से मना कर रहे थे कि तुमको किसी को भी इधर से दूर नहीं जाना है। लेकिन ये लोग नए नए थे, इन लोगों को कुछ भी मालूम नहीं था यहाँ के बारे में, और वो बाथरूम के लिए चले जाते हैं। अच्छा, उसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है। तो उसमें से कुछ गाड़ियां लोड हो रही थी और कुछ गाड़ी बिल्कुल पीछे साइड में खड़ी थी,
और जिधर में बॉयलर था वहाँ पे मोटा मोटा रील जो होता है, जो मोटा मोटा रील होता है वो गत्ते का, जिसमें पेपर का बंडल होता है बड़ा बड़ा, वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रख के वो सजाया हुआ था। और जस्ट उसके पीछे में ही एक बगल में गेट था और संतोष की गाड़ी उधर ही खड़ी थी। फिर उसके बाद डिस्पैच वाला बोलता है कि संतोष तुम अपनी गाड़ी लेके आओ, तुम्हारी गाड़ी लोड होगी। और संतोष सब कुछ भूल के वहां से गाड़ी के पास चले जाते हैं। ये जैसे अपने गाड़ी के पास आए और गाड़ी में बैठे तब तक इनको डिस्पैच से दोबारा फोन आ जाता है। उधर से बोलते हैं कि तुम 2 घंटे के लिए रुक जाओ, फिर तुम्हारी गाड़ी लोड हो जाएगी, अभी एक गाड़ी लग रही है। संतोष वहां पे मान जाते हैं और वो वहीं पे गाड़ी को बंद करके दोबारा से गाड़ी में लेट जाते हैं। बोलते कि रात बहुत ज़्यादा है और मैं इसी गाड़ी में ही लेट जाता हूँ। और वो गाड़ी में लेट के दोनों कान में एयरफोन लगा के वो मूवी देख रहे होते हैं। ये जैसे ही मूवी देख रहे होते हैं तब तक आधे घंटे के बाद किसी के बाहर से गेट को जोर से पीटने की आवाज़ आती है। लेकिन संतोष बताते हैं कि उस टाइम मैं नोटिस नहीं कर पाया, क्योंकि मूवी के सीन में ही कुछ ऐसा ही था जैसे कोई दरवाज़ा पीट रहा हो। मैं ध्यान नहीं दिया। लेकिन थोड़े ही टाइम पे दोबारा से किसी ने गेट जोर से पीटना शुरू कर दिया। मैं एक कान से अपना ईयरफोन निकाला और बोला कि बाहर क्या कर रहे हो, अंदर आ जाओ। संतोष बताते हैं कि मुझे लगा कि रितेश मजाक कर रहा है मेरे साथ, और ये इतना बोल के कान में दोबारा से ईयरफोन लगा के और मूवी देखने लगते हैं। और इनका गेट खुलता है, कोई एक व्यक्ति आके इनके गाड़ी के पास बैठ जाता है। ये स्टीयरिंग के बगल में लेटे हुए थे और स्टीयरिंग वाले सीट पे वो आके व्यक्ति बैठ जाता है। ना संतोष उससे कुछ बोल रहे हैं, ना वो संतोष से कुछ बोल रहा है। लेकिन थोड़े टाइम पे संतोष बताते हैं कि मुझे बहुत जोर से सांस लेने की आवाज आती है। तो रात का टाइम था, पूरा अंधेरा था, मेरे को कुछ दिख नहीं रहा था कि मेरे बगल में कौन बैठा है, लेकिन उसकी सांसें मुझे बहुत तेज सुनाई दे रही थी। तो संतोष के फोन का ब्राइटनेस बहुत डाउन था, तो थोड़ा सा ब्राइटनेस को तेज करते हैं और उसकी तरफ देखते हैं। और ये जैसे ही अपने फोन का ब्राइटनेस उसकी तरफ घुमाते हैं ना दोस्त, वहां पे कोई आदमी नहीं, एक औरत थी। और वो तुरंत एकदम एक झटके से आके इनके सीने के ऊपर बैठ जाती है और बहुत जोर से इनके गले को चोक करने लगती है। इतना जोर से चोक कर रही थी कि संतोष के मुंह से आवाज भी नहीं आ रहा था। तब तक संतोष को ऐसा महसूस होता है कि कोई एक दूसरी औरत आके मेरे पैर पे बैठ गई है। संतोष का तो पूरा हालत खराब हो जाता है। ये जोर से चिल्लाने की कोशिश करते हैं लेकिन चिल्ला नहीं पाते हैं। वो उसके सीने पे इतना जोर से चोक कर रही थी, उनके गले को इतना जोर से दबा रही थी कि ऐसा लग रहा था कि उनकी आंखें अभी बाहर निकल जाएंगी। संतोष बताते हैं कि मुझे लग रहा था कि अब मेरी जान निकलने वाली है। तब तक अपना पैर पीटने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जो दूसरी औरत थी इनका पैर बहुत जोर से पकड़ के इनके पैर पे बैठी हुई थी। संतोष बताते हैं कि वो औरत इतनी भारी थी कि जैसे लग रहा था कि मेरे शरीर की पूरी हड्डी टूट जाएगी। और उस औरत का चेहरा बिल्कुल क्लियर तो नहीं आ रहा था, लेकिन पूरे चेहरे पे एकदम काला काला धब्बा दिख रहा था। जो इनके फोन का ब्राइटनेस जो बगल में मोबाइल इनका गिर चुका था, उसका ब्राइटनेस उसके चेहरे पे जा रहा था, और पूरा का पूरा बाल जो उसका था वो पूरे चेहरे पे आ गया था। संतोष ये सब देखने के बाद इतना डर गए थे कि वो बिल्कुल कुछ भी करने की हालत में नहीं थे। लेकिन तभी अचानक से उधर से रितेश भाग के आता है और दरवाजा पीट के बोलता है कि अरे गाड़ी लगाओ जल्दी, तुम्हारी गाड़ी लोडिंग के लिए बुला रहे हैं।
संतोष कुछ भी नहीं बोलते, लेकिन जो रितेश था वो तो उनके गाड़ी में घुस जाता है। और जैसे उस गाड़ी में घुसता है तो देखता है कि संतोष बिल्कुल बेहोश पड़े हुए हैं। उनका मुंह बिल्कुल ब्लड से लाल हो गया है, उनके होठों और नाकों से बिल्कुल हल्का हल्का ब्लड आ रहा है। रितेश दोबारा से भाग के जाता है और मनोज को बुला के लाता है, और जितने भी डिस्पैच में जो सीनियर लोग थे और जो उनका लोडिंग पॉइंट के जितने भी वर्कर लोग थे वो सबको बुला के लेके आता है, और संतोष को वहां से तुरंत उठाते हैं और हॉस्पिटल के लिए लेके जाते हैं। लेकिन जैसे ही संतोष को कंपनी से लगभग 1 किलोमीटर ही आगे गए होंगे, तब तक ना दोस्त संतोष खुद से अपनी आंखें खोलता है। और वो किसी डबल आवाज में बोलता है कि कहाँ जा रहे हो? मेरा जगह यहाँ नहीं, मेरा जगह वहीं पीछे है, उस रील के पास ले चलो मुझे। और ये सब देखने के बाद सारे लोग डर जाते हैं बिल्कुल। अब उन लोग को समझ में नहीं आता है कि अचानक से उठ के और एक ऐसी आवाज में क्या बोल रहा है। तो अभी लोग क्या करते हैं कि अपना फ़ोन उठाते हैं और वहाँ फ़ोन करते हैं जो इन लोग को वहाँ पे नौकरी के लिए लगाया हुआ था। रात को तो वो फ़ोन नहीं उठाते हैं और ये लोग संतोष को लेकर के घर चले आते हैं। ये लोग अंदर में बैठ के अब ये सब बातें ही कर रहे थे कि तब तक उधर से उनके जीजा का कॉल आता है। उनके जीजा बोलते हैं कि हाँ क्या हुआ, क्यों फ़ोन की इतनी रात को? तो रितेश बोलता है कि देखिए ना ऐसा ऐसा हो गया है संतोष के साथ और ये ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है। तो जीजा जब फ़ोन उठाते हैं तो बोलते हैं कि तुम लोग वहाँ पे मत रुको, मैं जो बोल रहा हूँ तुम वो करो। तुम लोग संतोष को एक गाड़ी में बैठाओ और लेके गांव आ जाओ, अभी और इसी वक्त वहाँ से निकल जाओ। पहले तो ये लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये क्या बोल रहे हैं। ये लोग पूछते हैं कि बताइए ना हुआ क्या है, ऐसा क्या है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? लेकिन वो बोलते हैं कि तुम लोग गांव लेके आओ, उसके बाद ही मैं सब कुछ बताता हूं। तो ये लोग उसी कंपनी की गाड़ी लेते हैं और संतोष को बैठा के वहां से निकल जाते हैं। 2 लोग तो ये ड्राइवर थे और 2 लोग और वहां से लेके इनके जो रिश्तेदार वाले थे उनको लेके वहां से वापस आ जाते हैं गांव। पूरा रात ड्राइव करने के बाद ये लोग अगले दिन तकरीबन शाम के 4 बजे तक गांव आ जाते हैं। और फिर ये लोग संतोष को लेके एक बाबा के पास जाते हैं, और वो जो बाबा है ना वो संतोष को जब देखते ही समझ जाते हैं कि इसके साथ क्या हुआ है। वो तुरंत पूजा के लिए बुलाते हैं और संतोष को बैठाकर तकरीबन 2 से 3 घंटा पूजा करते हैं और उसके बाद एक कलावा लेके उसके बाजू में बांध देते हैं और बोलते हैं कि इस लड़के को दोबारा कभी भी वहां पे लेके मत जाना। अच्छा, तो सब लोग पूछते हैं कि आखिर बताइए ना बाबा क्या था वहां पे और ये कैसे हो गया। लेकिन बाबा बताते हैं कि वहां पे 3 औरतों का साया रहता है और वही तीनों औरत संतोष के ऊपर हावी हो गई थी। वो तीनों इनको मारना चाहते थे, लेकिन इनका किस्मत इतना अच्छा था कि ये बच गए। फिर ये लोग अपने जीजा के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं तो वो सारी घटना बताते हैं दोस्त। वो बताते हैं कि लगभग 3 साल पहले वहां पे 3 औरत संडे के दिन पीछे बैठकर खाना खा रही थी। लंच का टाइम था और उसी टाइम जो रील रखा हुआ था एक के ऊपर एक, वो इनके ऊपर गिर गया था और वहां पे तीनों औरत ऑन द स्पॉट वहीं पे खत्म हो गई थी। उन्हीं का साया उस पूरे कंपनी में हंट करता है दोस्त।
तो ये रहा संतोष की पूरी कहानी। अगर आप लोग को कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अगली कहानी इससे भी बेहतर होगी। और हाँ, अगर आप लोग को अपनी कहानी मेरे पास भेजना है तो यहाँ पे एक लिंक दे दूँगा, आप उस पर भेज सकते हैं, या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ भेज सकते हैं। राधे राधे।